बराबर, बराबर नहीं, ये बराबर नहीं दिए हैं, लगभग बराबर दिए हैं। तो मैंने क्या कहा था, जोड़ अथवा घटाव में सबसे छोटी संख्या को कि जोड़ने अथवा घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कर लो मेरे हीरो। कैसा लगा, मिटा दे इसको। इसीलिए कल आपको जाते समय हिंट देकर गए थे कि ये सब बात याद रखना, क्योंकि यही यूज होने वाला है। अब देखो क्या होगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब गुणा कर दिया जाए, ये देखो 4Q आर एल अपान, अब जहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है वहाँ क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या सिखाया है, जब एक घात के ऊपर दूसरा घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यह हो गया 4Q आर एल, आर के पावर 4, और जब आर के घात से घात क्या हो गया, कैंसिल, अतः E इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4QL अपान कौन क्यूब, आर क्यूब। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3, समीकरण नंबर 3 कर लिए। अब चलिए, अब आगे कहानी, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तो खत्म, अभी शुरू ही नहीं हुआ है, खत्म कहाँ से होगा। चलिए अब देखिए, नहीं सब खत्म होने वाला है। अब देखिए यहाँ एक आने वाला कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण याद है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिभाषा याद है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब इसके बाद क्या आने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिखो। यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो, यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो डैश, यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो, यदि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो बताओ P बराबर, तो डैश P बराबर क्या लिखोगे, दोनों में से कोई एक आवेश का मान, चाहे प्लस Q चाहे माइनस Q में से मान रखोगे, दोनों आवेश का मान क्या है, समान, तो कोई एक आवेश रख दिया, किसी एक आवेश का मान गुणे दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L। यदि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो P बराबर Q इंटू 2L, तो P बराबर क्या हो गया 2QL। कैसा लगा, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 4, समीकरण नंबर क्या हो गया 4। अब थोड़ा सा समझदारी बरतिए, अब 4 को क्या तोड़ दोगे, 2 इंटू 2 तोड़ दोगे, 2 दूना के 4, तो 2QL आ जाएगा, उसका मान किसके बराबर, तो लिखो समीकरण 3 से, मतलब समीकरण 3 से फिर शुरुआत करो, समीकरण 3 से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 को मैं तोड़ दिया, 2 इंटू 2QL अपान आर क्यूब। क्लियर। अब देखो, अब 2QL का मान रखोगे, कहाँ से रखोगे, समीकरण 4 से लिखो, समीकरण 4 से 2QL का मान रखने पर, समीकरण 4 से
2QL का मान रखने पर समीकरण 4 से 2QL का मान रखने पर रख दो तो E बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब 2 जहाँ 2QL है वहाँ क्या होगा P 2P अपान कौन Q R Q। तो यही बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया व्यंजक। क्या हो गया व्यंजक। कैसा लगा। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है तो सदिश राशि। अभी क्या निकाले मैग्नीट्यूड मान निकाले। क्या बाकी है दिशा। डालो हेडिंग दिशा। अब दिशा के बारे में बात करते हैं। आइए अब दिशा के बारे में बात किया जाए हम लोग। आइए थोड़ा सा आइए कंसंट्रेट होके दिशा पे बात कर लें और ताकि आपको दिशा अच्छे से आ जाए। अब मेरे हीरो बताओ ये छाप लिए होंगे वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान RQ। अब थोड़ा सा इस पे जोर दीजिए। अब बताओ परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटाने से मिलता है और दिशा सदैव बड़े वाले की होती है। तो मुझे बताओ E2 वेक्टर E1 में कौन बड़ा था E2 बड़ा था। अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसकी दिशा क्या होगी वेक्टर E2 की दिशा में। सुन लो जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी घटाने से मिलता है। और कैसे घटाते हैं बड़ा माइनस छोटा और दिशा सदैव बड़े वाले की होती है। इन वेक्टर E1 वेक्टर E2 में किसका मान बड़ा है E2 का मान बड़ा है। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी होगी वेक्टर E2 की होगी। और E2 किधर है आगे है। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E भी क्या होगा आगे होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी दिखा लीजिए इधर। तो मैं इसी लाइन देखो मैं इसी लाइन पे दिखा दे रहा हूँ ना। मैं इसी लाइन पर दिखा दे रहा हूँ। यही वेक्टर E की क्या होगी दिशा। दिखा दिए हो गया समझा दिए। अब सुनिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कल बात हुई थी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। याद है कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये कौन आवेश है ये कौन आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यही दिशा किसकी हो गई वेक्टर P की दिशा हो गई। देखो वीडियो में आ रहा है तो वीडियो में आ रहा है यही वेक्टर P की दिशा हो गई। आ रहा है ना। चलिए ध्यान से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यह कौन आवेश है ध्यान से सुन लीजिए। फिगर में ही सब बनाओगे। यह ऋण आवेश है और यह धन आवेश है। तो क्या होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो यह जो दिशा है किसकी दिशा हो गई वेक्टर P की दिशा। और मुझे बताओ वेक्टर P की दिशा और परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा दोनों एक ही दिशा में है कि अलग अलग। वेक्टर E भी आगे वेक्टर P भी आगे अर्थात दोनों की दिशा क्या है सेम है। नहीं सिखा पाए क्या सीखे अर्थात अब देखो हम लिखने जा रहे हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की दिशा। तो बोला जाएगा सुन लो बोला जाएगा
कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो क्या बोलोगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा, क्या परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा या क्या बाबू, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। लिख लो दिशा, लिखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। तो क्या कहोगे सर? गलत बोल रहे हैं। सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो जब इतना करोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, हो सकता 2 नंबर में आ जाए। 12 में खाते पहले खा रहे थे एक अच्छा, एक में आधा रोटी, एक टुक्का, अब खा रहे हो 8 रोटी, तब नहीं कर रहे हो? हरामी कहीं का मार थप्पड़ थप्पड़ ना बेहोश हो जाओगे। हाँ, नहीं पूरा लिख के लगाओगे तब मिलेगा नंबर। अभी भी 3 नंबर में 3 नंबर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर आपका काट लेगा। अरे अब क्या बचा इसमें? अरे मेरे हीरो असली बात बची है, अभी मक्खन बाकी है, अभी दूध का काम हुआ है, अभी मक्खन निकालेंगे। लिखो, इतना लिखने के बाद भी नंबर आपको पूरा मिल भी सकता है और नहीं भी। तो सर ऐसा बताए कि 1 नंबर 10 मोलों में ना कटे, तो बाबू एक चीज बाकी है, लिखो सदिश रूप में, लिखो सदिश रूप में। अब इसको लिखा जाएगा किस रूप में? सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म। इन सुरेश क्लासेस वाले 70 में से 68 नंबर ऐसे नहीं पा जाते हैं मेरे हीरो। उन्हें ऐसा लिखवाया जाता है कि जब लिख कर आ जाए तो एग्जामिनर भी काटने में हिल जाए, नंबर काटे तो कहाँ से। तो लिखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। अच्छी स्थिति में, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। अब देखो E बराबर क्या जानते हो मेरे हीरो? तो E बराबर जानते हैं 1/4 पाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। E बराबर
क्या जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r क्यूब। यह वेक्टर रूप में नहीं है। अब देखो इसमें कौन कौन वेक्टर है। यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यह वेक्टर तो होगा नहीं। 2 क्या है, कांस्टेंट है, यह वेक्टर तो होगा नहीं। r क्या है, दूरी है, वेक्टर होगा नहीं। तो वेक्टर होगा कौन, एक होगा e और एक होगा। अब मैंने क्या दिखाया, जो वेक्टर e की दिशा है वही वेक्टर p की दिशा है। और जब दोनों की दिशा क्या रहती है, सेम, बस वेक्टर लगा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अतः वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 वेक्टर p/r क्यूब। अब जाके कितना नंबर मिलेगा, 3। अब कोई काटेगा नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अच्छी। अब सेम टू सेम निरक्षी, इतिहास हम नहीं बदलेंगे। देखो निरक्षी अब क्या होता है वह सीख लो। अब कहोगे सर निरक्षी क्या होता है, तुम निरक्षी नहीं जानते हो, इतिहास वही होगा, मतलब जो फिगर है वही होगा। देखो लिखो इतिहास, लिखना नहीं है, मेरे साथ देखो इतिहास कुछ बदल रहा है। माना 2 बिंदु आवेशो, इतिहास देखो हरामी, जो फिगर नीचे है अपने कॉपी में। माना 2 बिंदु आवेशो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर जहां अक्षीय लिखे हो वहां बस क्या करना है, निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अथवा सिद्ध करना अथवा व्यंजक प्राप्त करना है। तो मुझे बताओ मैंने कोई इतिहास बदला क्या? तो मेरे सुरेश क्लासेस वालों के लिए प्लस पॉइंट यही होता है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड नहीं बदलना पड़ता है, समझे। एक ही सुन लो, यही वैद्युत क्षेत्र में होगा और सेम टू सेम यही विभव में होगा। इसको मैं 4 बार करा दूंगा तो मेरे बच्चों को याद हो जाता है। कितनी बार? 4 बार। तो आप डाल लो, यह कौन सीखे, अच्छी स्थिति में। अब क्या सीखने जा रहे हैं, निरक्षी स्थिति में। डालो हेडिंग निरक्षी स्थिति में। अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। सुन लो, जो अच्छी स्थिति का दूसरा नाम जानते हो क्या होता है, अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो वहां लिख लो सर, अच्छी स्थिति में अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, लिख लेना। अच्छी स्थिति का दूसरा नाम क्या है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य लिख दे रहा हूं, अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में। अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक। इसका नाम क्या है, निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। अब देखो, अब तुम लोग को निरक्षीय दे, निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में लिख लो ब्रैकेट में समझने के लिए। लंबार्धक स्थिति में, लंबार्धक स्थिति में, लंबार्धक स्थिति में, लंबार्धक स्थिति में। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में हो गया। अब क्या सिखाने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। तो पहले क्या बनाओ, वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका कौन है, -q,
ये आपका कौन है, प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, 2l। पर अब हमें किस स्थिति में निकालना है, निरक्षीय स्थिति में। अब सीख लो सर निरक्षीय स्थिति क्या होती है। निरक्षीय स्थिति में अगला सवाल आ गया, सर निरक्षीय स्थिति क्या होता है। यह देखो ये वैद्युत द्विध्रुव का कौन बिंदु है, मध्य बिंदु है। सुन लो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है लंबार्धक। क्या होता है मेरे हीरो, लंबार्धक, मतलब लंब होना चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए, अर्धक। अर्धक मतलब आधा। तो सुन लो ये है, यह क्या है, पूरा लंबाई कितनी है, 2l। 2l का आधा मध्य बिंदु कौन हो गया, O। ऐसी O पर क्या डाला जाएगा, लंब। यही क्या डाला जाएगा मेरे हीरो, लंब। तो यह हो गया लंब, मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यह क्या है, इस पूरे का यह क्या है बिंदु, वो क्या है, आधा है। तो यही क्या कहलाता है, लंबार्धक। क्या कहलाता है, लंबार्धक। और लंबार्धक कोई कौन अक्ष बोलते हैं, निरक्षीय अक्ष। लंबार्धक को ही हम क्या बोलते हैं, निरक्ष। लंबार्धक कोई क्या बोलते हैं, निरक्ष। और इस निरक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, इस निरक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। क्लियर। तो पहले क्लियर कर लो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, यह करो। कोई पूछेगा निरक्षीय स्थिति का मतलब बताइए, तो कहना इसका मतलब लंबार्धक होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का आधा बिंदु O हो गया तो कहलाएगा अर्धक। ऐसी बिंदु O पर क्या डालोगे, लंब हो जाएगा लंबार्धक। लंबार्धक जो रेखा होती है, लंबार्धक रेखा कोई चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, ये पूरी पूरी क्या कहलाएगी, लंबार्धक। लंबार्धक रेखा का ही नाम क्या होता है, निरक्ष। और लंबार्धक पर स्थित कोई बिंदु क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। अर्थात निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु क्या कहलाता है, निरक्षीय स्थिति। ये फिगर क्या करेंगे, बना लेंगे। ये किसके लिए है, समझने के लिए है।